दोस्तों ये जो सोशल मीडिया का दौर है ना, ये अच्छा भी है और खराब भी है। अगर सोशल मीडिया के जरिए भाई किसी की जान बच सकती है, तो सोशल मीडिया के जरिए किसी की जान जा भी सकती है, अगर सोशल मीडिया का सही से उपयोग ना किया। आज जो घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उसको सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों एक करोड़पति महिला अपने घर से निकलती है अपनी स्कूटी लेके और अपने घर वालों को ये बोल के कि हम 2 दिन के लिए शिरडी जा रहे हैं साईं बाबा के दर्शन करने के लिए, और मेरी सहेलियां भी जा रही हैं, हम अपनी सहेलियों के साथ में जा रहे हैं। दोस्तों ये कह के महिला वो निकल जाती है अपने घर से, लेकिन 2 दिन क्या वो 10 दिन तक अपने घर पर वापस नहीं लौटती है। घर वालों को चिंता होती है, भाई सभी लोग खोज खबर में लग जाते हैं, ये रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, पुलिस भी इसकी तहकीकात में लग जाती है। उस महिला का कोई पता नहीं चलता है। लेकिन जब दोस्तों वो महिला 25 दिन के बाद कड़ी मशक्कत करने के बाद भी जब उस महिला का पता चलता है, तो वो एक कंकाल तंत्र के रूप में मिलती है। आखिर में उस करोड़पति महिला के साथ में ऐसा क्या हुआ था और किसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया था? चलिए पूरी घटना को हम आपको बताते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये घटना है 2019 की। मुंबई के पुणे में बोस शहर में एक बहुत बड़े कारोबारी जिनका नाम था किशोर चंद्र अग्रवाल, वो अपना कारोबार करते थे। उनकी पत्नी का नाम था राधा अग्रवाल और उनकी उम्र 40 साल थी और उनके पति की उम्र लगभग 45 साल थी। इनका सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम था मानव अग्रवाल। मानव अग्रवाल 16 साल का था। तो घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, पैसा भी था, गाड़ी बंगला रुतबा सब कुछ था। लेकिन जो राधा अग्रवाल थी, ये सब होते हुए भी उनकी जिंदगी में सिर्फ एक चीज की कमी थी। वो कमी ये थी कि उनको अपने पति का साथ नहीं मिलता था। पति सुबह निकल जाते थे, शाम को लौट के आते थे, थक जाते थे, सही से वो अपनी पत्नी से बात भी नहीं करते थे और राधा हमेशा अपने पति के साथ के लिए तरसती रहती थी, जिसकी वजह से उसको अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी कमी महसूस होती थी। वो दुखी रहती थी कि मेरे पति बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं देते हैं, जिसकी वजह से भाई पति सुबह निकल गए, बेटा स्कूल चला गया, राधा इतनी अकेली रह गई कि राधा को मन ही मन में ऐसा लगने लगा कि मैं क्या करूं जिसकी वजह से मेरा ये अकेलापन है वो दूर हो सके और मेरा टाइम अच्छे से कट सके। दोस्तों राधा ने इस भाई कमी को दूर करने के लिए, अकेलापन दूर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। राधा ने सोचा कि एक सोशल मीडिया ही है वो जिससे मुझे अकेलापन दूर हो सकता है। दोस्तों सोशल मीडिया के जरिए यानी कि फेसबुक के जरिए राधा कई लोगों के साथ में जुड़ गई और राधा देखने में इतनी अच्छी थी, राधा का कद काठी इतना बढ़िया था कि फेसबुक पे जो भी राधा की प्रोफाइल को देखता था तुरंत से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया करता था। राधा के बहुत सारे फ्रेंड बन जाते हैं। दोस्तों राधा अब फेसबुक पे अपने दोस्तों के साथ में इतनी ज्यादा बिजी रहने लगी कि उसके पति चाहे 2 दिन तक घर में ना आए, राधा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस उन्हीं से व्हाट्सएप चैटिंग और फेसबुक पे चैटिंग, उसी से उसका वक्त बढ़िया से गुजरता था और जो दोस्त बने हुए थे बड़ा तारीफ करते, तुम बहुत सुंदर हो, और ये सब सुनने के लिए राधा तरस रही थी अपने पति से। अब दोस्तों यूं ही वक्त आगे बढ़ता जाता है और राधा अपनी जिंदगी में खुश रहती है। दोस्तों ये वक्त यूं ही आगे बढ़ता जाता है और आ जाता है भाई जून 2019। 22 जून को ये राधा अपने पति और अपने बेटा से ये कहती है कि मैं अपनी सहेलियों के साथ में 2 दिन के लिए शिरडी जा रहे हैं साईं बाबा के दर्शन करने के लिए, और 2 दिन बाद हम घर पे वापस आ जाएंगे। और अक्सर जो राधा थी वो अपनी स्कूटी लेके या गाड़ी वगैरह सब थी, तो जहां मन आता वहां चली जाती थी, तो पति को कोई दिक्कत नहीं थी और बेटा क्या बोलता। तो ये करके राधा अपने घर से निकल आती है। दोस्तों राधा को 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, राधा अपने घर पे वापस नहीं आती। पति को भी चिंता हुई कि 2 दिन के लिए कहाँ चली गई। बेटा भी परेशान, मानव अग्रवाल वो भी परेशान। दोस्तों मानव अपनी माँ की सहेलियों के पास में फोन करता है और सारी बात बताता है कि आंटी मेरी माँ ने कहा कि वो आप लोगों के साथ में गई हैं शिरडी। तो राधा की सहेलियों ने कहा कि नहीं, राधा मेरे साथ में गई नहीं और ना हम शिरडी गए, राधा मुझसे 10 दिन से मिली ही नहीं। अब जब इतनी बात सुनी तो भाई परिवार की चिंता बढ़ जाती है। राधा के जो पति थे वो भी चिंता करते हैं कि आखिर में
है तो है कहाँ पे, और फोन भी नहीं लग रहा, फोन स्विच ऑफ बोल रहा है। राधा के पति ने भरपूर कोशिश की, सब जगह पता किया, लेकिन कहीं भी जब पता नहीं चलता है तो बस एक ही रास्ता है कि पुलिस को सूचना दी जाए, रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। किशोर अग्रवाल अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं मलवा थाने में। दोस्तों पुलिस भाई इसकी तहकीकात में जोरों शोरों से लग जाती है, क्योंकि बड़े घर की पत्नी थी, बड़े कारोबारी की, बहुत ज्यादा प्रेशर था। पुलिस भी थक जाती है, लेकिन कोई भी पता नहीं चलता कुछ भी। तो ये जो मामला था ये क्राइम ब्रांच को दे दिया जाता है। दोस्तों क्राइम ब्रांच एक टीम गठित होती है और वो टीम भाई जोरों शोरों से लग जाती है। अब क्या होता है कि सबसे पहले उस क्राइम की टीम ने जो राधा का नंबर था वो पूछा, राधा का नंबर बताया गया, राधा के नंबर को ट्रेस किया गया। दोस्तों राधा का नंबर जो लोकेशन बता रहा था, उस लोकेशन को भाई सुन के राधा के जो पति थे उनकी रूह कांप जाती है। दोस्तों राधा के नंबर की लोकेशन मिल रही थी दामनी बरसा घाट जंगल में। आप सभी लोग हैरान, राधा के पति भी बहुत ज्यादा हैरान कि जंगल में कैसे नंबर पहुंचा। तो वो क्राइम टीम और पुलिस टीम भाई पहुंच जाते हैं उसी दामनी वर्षा घाट जंगल में। वहां पे देखते हैं जहां पे लोकेशन दे रही थी, वहां पे पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि सच में वहां पे एक स्कूटी पड़ी है। दोस्तों किशोर अग्रवाल ने वो स्कूटी पहचान ली कि ये तो स्कूटी हमारी ही है। राधा इस स्कूटी को चलाती है और भाई स्कूटी के दाएं बाएं देखा तो राधा का जो मोबाइल था वो भी स्कूटी में ही मिला। अब क्या था कि भाई फोन तो स्विच ऑफ था। अब भाई क्राइम टीम के पास में एक ही सिर्फ रास्ता है कि इस नंबर को, इस फोन को ओपन किया जाए, इसके बाद में देखा जाए कि भाई राधा का किन से मिलना जुलना था, किन से बात होती थी, किन के संपर्क में रहती थी, तभी पता चल पाएगा कि भाई राधा कहाँ है। अभी तक राधा का कुछ पता नहीं, सिर्फ राधा का मोबाइल और राधा की स्कूटी मिली। दोस्तों उस फोन को चार्ज किया जाता है, फोन ओपन होता है। अब क्या था कि जैसे ये फोन ओपन होता है फेसबुक पे भाई एक लंबी लिस्ट आ जाती है फ्रेंड रिक्वेस्ट की। पुलिस को ये समझने में देर नहीं लगी कि राधा अक्सर एक्टिव रहती थी फेसबुक पे और इसीलिए फ्रेंड रिक्वेस्ट इतनी ज्यादा आ रही हैं। लेकिन उससे कुछ नहीं हल हुआ। अब पुलिस ने भाई उस नंबर को देखा कि किससे सबसे ज्यादा बात हुई है। तब पता चलता है कि एक आनंद नाम का एक कोई शख्स है और उसी का जो नंबर है उसी से सबसे ज्यादा व्हाट्सएप चैटिंग हुई है, फेसबुक पे चैटिंग हुई है, सबसे ज्यादा उसी से बात हुई है। अब पुलिस भाई उसके नंबर को सर्विलांस पे लगाती है कि उसका नंबर कहाँ है, जो आनंद निगम है उसका नंबर कहाँ है, कहाँ की लोकेशन दे रहा है। तो जब उस नंबर को सर्विलांस पे लगाया गया आनंद निगम का, तो उसका नंबर लोकेशन दे रहा कर्नाटक। कर्नाटक में एक गांव है, वहां की लोकेशन दे रहा है। तो भाई पुलिस और क्राइम की टीम वहीं कर्नाटक में पहुंच जाती है जिस गांव के लिए लोकेशन दे रहा था। जब वहां पे टीम पहुंची तो वहां पे जो आनंद निगम नाम का जो व्यक्ति होगा, जो भी होगा, वो वहां पे मिलता ही नहीं। उसका नंबर दूसरी जगह पे लोकेशन देने लगता है। लेकिन पुलिस अब इस शख्स के पीछे पड़ जाती है, क्राइम टीम इसके पीछे पड़ जाती है कि कहीं ना कहीं यही कुछ बताएगा कि इसने राधा के साथ में क्या किया है और इसने अधिकतर राधा से बात क्यों की। दोस्तों बड़ी मशक्कत के बाद में आनंद निगम को भाई पुलिस और क्राइम की टीम पकड़ लेती है। दोस्तों पहले तो आनंद निगम मना कर देता है, कहता है कि हम राधा अग्रवाल के बारे में कुछ नहीं जानते। फिर पुलिस ने सख्ती की, क्राइम ब्रांच की जो टीम थी उन्होंने सख्ती की, तो आनंद निगम ने सब कुछ कबूल दिया और कहा कि हाँ राधा अग्रवाल से मेरी दोस्ती थी और प्यार भी था। राधा मुझ पे बहुत विश्वास करती थी और हम उसको बहुत बड़े सपने दिखाते थे, हमारा मिलना जुलना भी होता था और फेसबुक के जरिए हमारी दोस्ती हुई थी। लेकिन मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। मेरा जो बैकग्राउंड है बहुत ज्यादा खराब है। मेरे पिताजी बहुत ज्यादा गरीब थे और मैं कर्नाटक का रहने वाला हूँ। वहां पे जब मेरे परिवार का गुजारा नहीं होता है तो मेरे पिताजी यहाँ पे आ जाते हैं और वृंदावन कॉलोनी में ही मेरा घर है। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे पिताजी और हम 4 लोग रहते थे, अपने परिवार में अच्छे से रहते थे। मेरी बहन ने भी अपने एक पसंद के लड़के से शादी कर ली। मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए और मेरी माँ भी किसी और के साथ में चली गई, जिसकी वजह से मुझको अंतरजातीय विवाह करना पड़ा। और जब मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की जो थी वो मेरे पे आ गई। मेरी शादी भी हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन मेरे घर की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई कि जिसकी वजह
से मुझे काफी लोगों से कर्ज लेना पड़ा, और वो कर्ज मैंने जब उनका वापस नहीं कर पाया पैसा, तो उसका ब्याज बढ़ता गया, और ब्याज बढ़ के लगभग 2 लाख रुपए हो गया। और वो लोग मुझ पे बहुत ज्यादा दबाव बनाने लगे, जिनका पैसा था मुझे मारने की धमकी देने लगे। तो मेरी इधर राधा अग्रवाल से दोस्ती हो गई थी, और राधा अग्रवाल मुझ पे इतना विश्वास करती थी कि वो मुझे सब कुछ बताती थी, वो अपने घर के बारे में, और ये भी बताती थी मेरे पास इतना पैसा है, इतने गहने हैं, ये है वो है। तो इस तरह मैंने राधा अग्रवाल को अपने प्यार में इस कदर फंसा लिया कि मैं जब चाहता था तो राधा अग्रवाल को चुपके से बुला लेता था मिलने के लिए, और राधा अग्रवाल अक्सर मुझे पैसे दे दिया करती थी, कभी 10,000 कभी 20,000, जिसको हम आराम से उड़ाते थे। और जब मुझे ये कर्जदार बहुत ज्यादा परेशान करने लगे, तो मैंने सोचा क्यों ना राधा से कुछ पैसे खींचे जाएं, जिसकी वजह से मैंने राधा से कहा कि राधा, अपने घर वालों से चुपके से कोई बहाना बनाओ और चलो एक उनको लॉन्ग ट्रिप पे घुमा के लाते हैं। वहां पे अच्छे लोकेशन है, एक ऐसा जंगल है जहां पे बहुत अच्छे पौधे हैं, हरियाली है, वहां पे तुम्हारी अच्छी अच्छी फोटो खींचेंगे। और राधा की हमेशा मैं तारीफ करता था कि तुम बहुत सुंदर हो, अगर तुम गहने पहन के फोटो खिंचवाओगी तो फोटो बहुत तुम्हारी सुंदर आ जाएंगी, हो सकता है कि तुम्हारी फोटो इतनी वायरल हो जाए कि तुम पूरे विश्व में पॉपुलर हो जाओ। ये सारी चीजें हम राधा को सिखाते थे, जिसकी वजह से राधा 22 जून को चुपके से अपने घर से निकल आती है और सारे गहने भी ले आती है, बस इसी लालच में कि उसकी फोटो हम खींच के सोशल मीडिया पे डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे। और जब राधा आ जाती है, राधा अपने साथ में पैसे भी बहुत सारे लाती है, तो मुझे सब कुछ बताया कि इतना सब कुछ हम लेके आए हैं, तो मेरे मन में लालच आ गया। मैंने सोचा कि राधा के घर वालों को तो पता ही नहीं कि राधा कहाँ गई है, तो ऐसा करते हैं कि राधा को चुपचाप कहीं ऐसी जगह पे ले जाते हैं जहां पे कोई ना हो, और वहीं पे राधा का कत्ल कर देते हैं। राधा के पास में जितना पैसा है, जितने गहने हैं, वो सब हम ले लेते हैं। लगभग 7-8 तोले सोना उसके पास में था, तो मैंने सोचा कि ये सब ले लेते हैं और किसी को भनक भी नहीं लगेगी, और यही सब मतलब बेच बाच के हम वो कर्जा भर देंगे, ताकि लोग भाई मुझ पे कोई दबाव नहीं बनाएंगे। जिसकी वजह से हम राधा को घुमाने फिराने लगे, और इधर उधर बहाना करके हम दामी बरसा घाट जंगल में भी ले गए, बहाना करके वहां पे लोकेशन बहुत अच्छी है, और वहां पे मैंने चुपके से दामिनी के पीछे चाकू घोंप दिया, और वहीं तुरंत दामिनी गिर जाती है। और मैंने 3-4 बार और बार किया, जिसकी वजह से दामिनी की वहीं पे मौके पे मौत हो गई। और इसके बाद मैंने सारे गहने ले लिए दामिनी से, और जो पैसों से भरा हुआ बैग था वो भी ले लिया, और दामिनी की स्कूटी और उसका मोबाइल वहीं पे छोड़ दिया, और मैं वहां से फरार हो गया। और इसके बाद में मैंने सोचा कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन पता नहीं फोन से लोकेशन सारी कैसे पता चल गई और मैं पकड़ गया। दोस्तों, ये पूरी कहानी भाई क्राइम ब्रांच की टीम जब सुनती है तो सभी को बहुत ज्यादा सदमा लगता है कि देखिए, सोशल मीडिया में लोग सोचते हैं कि जितने भी लोग हैं मुझसे जुड़ रहे हैं, मेरी तारीफ कर रहे हैं, वो सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन लोग अपने फायदे के लिए किस हद तक गुजर जा रहे हैं इसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता है। और सबसे बड़ी ये बेवकूफी उन लोगों की जो अनजान लोगों पे विश्वास करते हैं। भाई आज के दौर में कोई अपना सगा भी, उस पर भी विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन लोग आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं अनजान लोगों पे, सिर्फ इस बात पे कि वो ये कह देते कि तुम सुंदर बहुत हो, तुम से अच्छा कोई है ही नहीं। बस इतने में ही ज्यादातर महिलाएं बह जाती हैं। तो भाई सोशल मीडिया अच्छा है खराब है, तो भाई सभी से कहना चाहते हैं कि चीजों को समझ के चलिए। और जितने मेरे भाई हैं, पति लोग जो जिनके हैं, उनसे भी कहना है कि थोड़ा सा वक्त निकालिए अपने परिवार के लिए, चीजों को समझने के लिए, ताकि कोई भी अकेलेपन की वजह से इस तरीके का गलत कदम ना उठा पाए। और ज्यादातर तो ये है कि 20 साल की एज को जो क्रॉस कर लेता है, उसको अपना अच्छा और खराब सब कुछ समझ में आता है, लेकिन फिर भी लोग गलत कदम उठा लेते हैं। तो भाई सावधान रहिए, सतर्क रहिए, किसी पे आंख बंद करके भरोसा ना करिए। और दोस्तों, आनंद में सारी धाराएं लगा जाती हैं, जैसे 302 और 364, 363, इस तरीके की कई धाराएं लगाई जाती हैं और उसको जेल भेज दिया जाता है। तो किसी को अपना सगा मत मानना और किसी पे विश्वास ना करना। तो आप लोग अपनी राय अवश्य रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।